हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज आपका भाई आपको कराने वाला है BCS 040 स्टैटिस्टिकल टेक्निक के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर तुम आज की इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो तुम्हारे 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 60 से 70-80% क्या है, तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है आज की वीडियो में कवर हो जाने वाले हैं। मैं इस बात का दावा करता हूं कि आज ये जो आपकी न्यूमेरिकल वाली वीडियो है ना, जो अभी मैं आपको शूट करके देने वाला हूं, ये वीडियो तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, जो कि क्या है, बस परसों ही तुम्हारा एग्जाम है। ठीक, तो मैं ये बात कहूंगा कि देखो, एक वीडियो मैंने तुम्हारे लिए थियोरेटिकल क्वेश्चंस की बनाई, जहां पर मैंने सारे के सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डीप में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नोट्स के साथ मैंने जो है बेटा बोर्ड पर तुम्हें एक एक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर किया है। मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर तुम ये दोनों वीडियो, ये न्यूमेरिकल वाली वीडियो जो मैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूं, ये वीडियो, और तो और बेटा, अगर तुम थ्योरेटिकल वाले जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए वो वीडियो, दोनों वीडियो को अगर ध्यान से देख लेते हो ना मेरी जान, उन दोनों वीडियो को अगर तुम ध्यान से देख लेते हो ना, तो मैं इस बात का दावा करता हूं कि तुम डेफिनेटली अपने एग्जाम में पास हो जाओगे। डेफिनेटली पास होगे, बिल्कुल। तो बस करना तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हारे भाई ने तुमको सब कुछ करके दे दिया है। बस तुम्हें बस फॉलो अप लेना है, कॉपी उठाना है, जो जो भाई बताता जाएगा उस इंपॉर्टेंट चीज को नोट करते जाना है और पढ़ते जाना है। क्लियर? बस इतना आपको जो है करना है। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले देखो, स्टार्टिंग के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिखा देता हूं। जैसे देखो, ये मैं आपको पहले कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कराऊंगा क्वेश्चन। इस प्रकार के देखो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको जो है कवर कराऊंगा। ये तो कुछ क्वेश्चन है, अभी और भी क्वेश्चन है मेरे पास, उनको भी हम क्या करेंगे, आगे करते रहेंगे। क्लियर? चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन मुझसे कहता है, कंस्ट्रक्ट अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, आपको जो बेटा क्या करना है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा क्या करना है, क्रिएट करना है। यानी कि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब आप अपने डेटा को ग्रुप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। यानी कि अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं, जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर्स को बेटा क्या करोगे, ग्रुप बना के अरेंज कर दोगे। क्या करोगे? ग्रुप बना के अरेंज कर दोगे। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक फायदा और है बेटा, क्या है, आपका जो डेटा है वो अब इतना बड़ा नहीं रह जाएगा। वो डेटा कैसा बन जाएगा, बहुत छोटा सा बन जाएगा। यानी कि मैं क्या करूंगा, अपने डेटा को एक पर्टिकुलर इंटरवल में सेट कर दूंगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप में सेट कर दूंगा। तो उन ग्रुप्स को बनाते कैसे हैं, अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया कैसे जाएगा। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सुनते ही सर जी आपने हमको बता दिया क्या, कि जब हम अपने डेटा को क्या करेंगे, ग्रुप की फॉर्म में लिख देंगे। इतना तो हमको समझ में आ गया, लेकिन कैसे, जरा ये चीज हमको सिखाओ कि अब जो है अपने इस गिवन डेटा को मैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लिखूंगा। तो चलो यहां पर देखो, आपको करना क्या है। सबसे पहले बेटा आपको ढूंढनी है सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू क्यों? सबसे छोटी वैल्यू आपको इसलिए ढूंढनी है क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू आपको यह बताएगी तो तुम्हें जो अपना ग्रुप है वो किस वैल्यू से चालू करना है। उसके बाद तुम्हें ढूंढना है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, चलो ढूंढो 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 ढूंढो। अच्छा, सबसे छोटी वैल्यू आपको क्या दिख रही है? सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है आपको 101। ओके, लेकिन एक चीज और है बेटा, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है बेटा, कितनी विथ रखकर, 10 विथ रखकर। अच्छा, विथ 10 का मतलब क्या है? 10 विथ का मतलब है कि आप जो रेंज सेट करोगे ना मेरी जान, जब आप अपने इस डेटा को कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखोगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फिर से क्या मतलब है, ग्रुप की फॉर्म में लिखोगे, तो आपके ग्रुप में कितना विथ होना चाहिए, आपके ग्रुप में कितना गैप होना चाहिए, 10 का गैप होना चाहिए। कितने का गैप होना चाहिए? 10 का गैप होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? चलो भाई यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, आप इधर देखो ध्यान से। 101 सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे बड़ी है बेटा आपकी 175। यानी कि जो मेरा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, वो कहां से शुरू होगा, एक ऐसे नंबर से चुनो जो बेटा 10 का मल्टीपल हो, तो आपको इजी रहता है बेटा करने में। और बेटा कहां तक जाएगा, 175 से बड़ा कौन है, 180। यानी कि 100 से बनाना है कहां तक, 180 तक। कैसे बनाओगे तो सुनो, सबसे पहले बेटा ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है तुम्हें किस चीज की दी गई है, द लाइफ ऑफ 20 इलेक्ट्रिक बल्ब। यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइफ, यहां लिखोगे इलेक्ट्रिक बल्ब लाइफ
कितने बल्ब दिए गए? टोटल 20 बल्ब दिए गए। तो चलो इन 20 बल्ब की बेटा वो बनाते हैं। पहले रेंज आपकी चालू होगी बेटा 100 से लेके 110, क्योंकि बेटा आपको जो गैप रखना है बेटा वो कितने का रखना है? 10 का रखना है। विद 10 का मतलब है जो तुम इंटरवल सेट करोगे, जो तुम रेंज सेट करोगे, उसके बीच में जो गैप है वो कितने का होना चाहिए? 10 का होना चाहिए। 100 से लेके 110 हो गया। और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा एक चीज और होती है, जिस जगह पर तुम्हारा डेटा खत्म होता है अगली लाइन में वहीं से शुरू होता है। तो यहां अगर ये 110 में खत्म हुआ है तो अगली लाइन में 110 से शुरू होगा। 110 से कहां तक जाएगा? 120 तक जाएगा। ठीक है, 10-10 का गैप क्या है बेटा? हमको जो है हर वैल्यू के बीच में रखना है। उसके बाद 120 से लेके 130, 130 से लेके 130 से लेके 140, 140 से लेके 150, 150 से लेके 160, 160 से लेके 170, 170 से लेके 180, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी वैल्यू 175 है जो कि इस रेंज में आएगी। ठीक है, 170 से 180 के बीच में। अब लिखेंगे बेटा इनकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है द नंबर ऑफ टाइम्स योर वेरिएंट इज रिपीटेड, यानी कि कोई भी चीज कितनी बार आ रही है बेटा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर अगर मेरी अपीयरेंस, अगर मैं यहां पर 4 बार प्रेजेंट हूं, अगर मेरा नाम किसी डेटा में 4 बार प्रेजेंट है, तो बेटा मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बात समझ में आई? तो यहां देखो, यहां हम लोग देखेंगे ऐसी वैल्यू जो 100 और 110 के बीच में आती हो। 100 और 110 के बीच में आती हो, ऐसी कितनी वैल्यू है बेटा? यहां पर देखो 100 और 110 के बीच में आने वाली कितनी वैल्यू है? एक, काउंट करो, देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, दो। कह रहे 105 भी तो 110 के बीच में आता है, 100 और 110 के बीच में। तो कितनी वैल्यू मिल गई मुझे? दो। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? दो। ऐसे करके आप टेबल बना लेना। हाँ, अब 110 से 120 के बीच में देखो, 110 से 120 के बीच में ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, एक वैल्यू ये रही। उसके बाद और देखो और देखो और देखो और देखो, इसको मत लेना बेटा, एंड वाली वैल्यू को नहीं लेंगे। तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि भैया देखो 120 जो है बेटा यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। देखो देखो ध्यान से, ये जो 120 आपको यहां पर गिवन है, ये जो 120 आपको यहां पर गिवन है, वो इस रेंज में भी आ रहा है और इस रेंज में भी आ रहा है। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, एंड वाली वैल्यू जो है, ये एंड वाली वैल्यू कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी आपकी एंड वाली वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे बेटा अगर मैं इस रेंज में देखूंगा तो 110 इन्वॉल्व नहीं होगा। बड़ी वाली वैल्यू बोल लो चाहे एंड वाली वैल्यू बोल लो, ऐसा कुछ भी बोल लो आप। ठीक है, इसमें 110 इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर 120 इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन 120 कहां पर इन्वॉल्व होगा? इस वाले रेंज में इन्वॉल्व होगा। छोटी वाली वैल्यू आपकी इन्वॉल्व रहेगी, लेकिन बड़ी वाली वैल्यू आपकी इन्वॉल्व नहीं रहेगी। तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा मैं क्या देख सकता हूं कि यहाँ पर 120 इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका 120 इन्वॉल्व है, क्योंकि वो छोटी वैल्यू है। इस वाले डेटा में 120 जो है वो छोटा है, इस वाले में 120 क्या है? बड़ा है। तो बड़ी वाली वैल्यू को रेंज में बेटा क्या है? बड़ी वाली वैल्यू को हम नहीं लेते। ठीक है, तो ये 120 नहीं लेंगे। तो कितनी वैल्यू मिली आपको? एक ही मिली अभी तक। उसके बाद देखो 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 देखो, 145, 155, ना 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 ना, एक ही वैल्यू है। ठीक है, अब 120 से 130, 120 से 130 के बीच में देखो कितनी वैल्यू आ रही है? 120 से 130, ये देखो ये आ रही है 125, एक। उसके बाद और देखो और देखो और देखो और देखो और देखो, 25 मिल गई। और देखो और देखो, 30 नहीं लेंगे, 30 नहीं लेंगे भाई। 30 कहां पर जाएगा? 30 यहां पर देखो, इस रेंज में 30 आपका बड़ा है, 130 आपका बड़ा है। इस रेंज में देखो, इस वाली रेंज में देखो, 130 आपका बड़ा है। तो बड़ी वैल्यू को नहीं लेंगे, किसको लेंगे बेटा? छोटी वाली को लेंगे, छोटी वाली को लेंगे। तो बेटा सुनो, 130 जो बेटा छोटा कहां पर है बेटा? इस वाली रेंज में है, इस वाले डेटा में है। तो इसलिए बेटा 130 यहां पर इन्वॉल्व होगा, ना कि यहां पर। यहां पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 130 जो बेटा क्या बड़ी वैल्यू है। तो यहां पर देखो फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बेटा? हम बड़ी वाली रेंज को सिलेक्ट नहीं करते, जो बड़ी वैल्यू है आपकी रेंज की बेटा उसको सिलेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो 130 को नहीं लेंगे, 130 को नहीं लेंगे। हाँ 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 हाँ, 120 को लेंगे। तो 120 आएगा ना इस रेंज में, इसकी रेंज में 120 आएगा ना आपका, क्योंकि छोटी वाली वैल्यू इन्वॉल्व होती है लेकिन बड़ी वाली नहीं। छोटी वाली वैल्यू इन्वॉल्व है तो बेटा क्या 120 को हम इस रेंज में लेंगे। तो दो हो गई, दो के बाद और ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो, दो ही है। हाँ भाई, यहाँ पर देखो, अब देखो 130 से 140 के बीच में, 130 से 140 के बीच में, हाँ ये रही छोटी वाली हो ना। इस रेंज में देखो 130 छोटा है, तो 130 छोटा है तो बेटा वो किस में आएगा? इस वाली रेंज में आएगा। तो एक, दो, उसके अलावा कोई नहीं है, दो। 140 से 150, 140 से 150 देखो भाई, 140 और 150 के बीच में कौन आ रहा है?
140 आएगा। अरे भाई छोटा है ना 140, यहाँ पर 140 छोटा है ना, यहाँ क्यों नहीं आया 140? क्योंकि यहाँ पर देखो इस रेंज में 140 बड़ा है और बड़ी वाली वैल्यू रेंज में इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर 140 छोटा है। छोटा है तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर इस रेंज में 140 जो है वो अलाउ हो जाएगा, यानी कि इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि एक मिल गई, दो मिल गई, 145 3 बार आ रहा है, तीन मिल गई, तीन मिल गई। 150 से 160 के बीच में कितना है? 150 से 160 के बीच में कितना है? 150 से 160 के बीच में कितना है जरा देखो, 150 से 160 के बीच में 160 इन्वॉल्व होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस रेंज पर आपका 160 इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बेटा 160 जो है बड़ा आ रहा है, बड़ी वैल्यू में आ रहा है, इसलिए नहीं। 150 से 160 देखो 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 देखो, हाँ 150 आएगा क्योंकि छोटा है। एक, उसके बाद देखो 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 देखो, दो, एक तीन, 157, एक चार, 153। 150 से 160 के बीच में कितने आ रहे हैं? चार आ रहे हैं बेटा, एक दो तीन और 150 जो है आपका चार। 160 से 170 क्लियर कर देता हूँ ना पूरा, अब आपको और समझ में आएगा। 160 से 170 में, 160 से 170 में, इस रेंज में 160 देखो छोटा है, तो 160 बेटा इस रेंज में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो एक, 165 दो, 160 से 170, दो 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 दो, तीन, उसके बाद देखो चार, 170 से 180, 170 से 180 के बीच में कौन कौन आ रहा है? अरे छोटी वाली वैल्यू, 170 यहाँ पर छोटा है, 170 यहाँ पर छोटा है, तो बेटा 170 यहाँ पर भी इन्वॉल्व होगा। तो एक, दो, दो। चलो भाई, ये बन गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बन गया? ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, तुमको क्या बोलता है बेटा, इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का तुमको क्या करना है? हिस्टोग्राम बनाना है। अब हिस्टोग्राम कैसे बनाते तो सुनो, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए बेटा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके बेटा क्या बनानी पड़ेगी, एक एक्स एक्सिस बनानी पड़ेगी। इसको सीधा बनाते हैं, हाँ अच्छा बनेगा, अच्छे से बनाएंगे डायग्राम। नब्बे डिग्री स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, हाँ चलो भाई, खींच ली लाइन, खींच ली लाइन। अब यहाँ बना दो ये एरो, यहाँ पर बना दो ये एरो। बनाने के बाद आपको क्या करना है बेटा, ये जितना भी आपको बेटा ये रेंज दी हुई है ना, इस रेंज को बेटा आपको क्या करना है, एक्स वाली लाइन पे बनाना है। किस पे बनाना है बेटा? एक्स वाली लाइन पे बनाना है। और ये जो वैल्यूज आपको दी गई है फ्रीक्वेंसी की, इसको कहां पर बनाना है? वाई पर बनाना है। तो यानी कि वाई पर मेरी बनेगी फ्रीक्वेंसी, तो वाई वाली एक्सिस को नाम दे देंगे हम फ्रीक्वेंसी, और एक्स वाली लाइन को देंगे इलेक्ट्रिक बल्ब लाइफ। इसको क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक बल्ब लाइफ, इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब लाइफ। चलो चलो चलो, कहां से शुरू है आपकी वैल्यू? 100 से शुरू हो रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू से चालू है। ये वैल्यू रहती है आपकी जीरो, ये वाली वैल्यू क्या रहती है बेटा? आपकी जीरो रहती है। यानी कि कोई भी चीज बेटा कहां से शुरू होती है? आपकी जीरो से शुरू होती है। लेकिन यहां पर देखो बेटा, जीरो के बाद बेटा सीधा जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो कौन आ रही है? 100 आ रही है। यानी कि बहुत बड़ा जंप लग गया, जीरो से डायरेक्ट 100 चला गया। अब जीरो से अगर डायरेक्ट बेटा 100 गया, तो बेटा क्या करोगे? सबसे पहले ऐसे करके किंक मार्क बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा? किंक मार्क बनाओगे। फिर पहले क्या आपका 100 है, फिर 100 को लिखोगे, फिर बेटा कितना आपका 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190। अरे कहीं तक भी ले लो, कोई नहीं चलेगा। 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190। ठीक है,
अब इसे लेने के बाद क्या करोगे तो सुनो, अब देखो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो कहां पर रहने वाली है, वाई एक्सिस पर रहने वाली है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है बेटा क्या बहुत ज्यादा छोटी है, 2 4 6 8 ऐसे करके है। तो आप भी क्या करोगे, इस फ्रीक्वेंसी को भी क्या करोगे, बहुत छोटे छोटे गैप पे ले लोगे। अगर ये बड़े गैप पर होते ना मेरी जान, ये बड़े गैप पे होते तो तुम्हें क्या बेटा इनके बीच में गैप भी बड़ा रखना पड़ता, जिससे कि आपकी सारी की सारी वैल्यू जो है कवर हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का गैप है वो बहुत ज्यादा ही छोटा है। तो आप क्या करोगे, ले लोगे 1 2 3 4 और 5। यानी कि इधर देखो, जब आपकी फ्रीक्वेंसी 100 से लेके 110 के बीच में, 100 और 110 के बीच में है, 100 और 110 के बीच में, तो बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 2। 100 से लेके 100 से लेके 110 के बीच में, 100 और 110 के बीच में आपकी फ्रीक्वेंसी का बेटा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है, तो 2। तो बेटा 2 तक लाओ, ऐसे करके बेटा क्या एकदम स्ट्रेट बनाना रेक्टेंगल, ऐसे करके स्ट्रेट रेक्टेंगल बना दो। उसके बाद 110 से लेके 120 के बीच में कितना है, 1। तो 110 110 110 और 120, 110 और 120 कितना, ये इस गैप में कितना है बेटा आपका, 110 से 120 के गैप में कितना बेटा आपका फ्रीक्वेंसी, 1। तो बेटा 1 पर बनाएंगे, यहां से ये ले गए, एक यहाँ पर आ रहा ना, यहाँ ये बन गया आपका। ठीक है, ये तो बेटा मेरे गैप बराबर नहीं है, आपको जो ग्राफ पेपर मिलेगा ना उसमें बेटा आप लोग क्या है, इसको ढंग से प्लॉट करना। ठीक है, एकदम बराबर बराबर गैप लेके, ठीक है, हर बॉक्स को बेटा एक एक उस पे लेके बनाना। ठीक है, आपको बॉक्सेस दिख जाएंगे, वहां पर लाइन खींची हुई दिख जाएगी। क्लियर, फिर से देखो। अब अगला क्या है, अगला बेटा 120 से 130, 120 से 130 बोले तो ये 120 से 130, 120 से 130 के बीच में भी कितना है, 2। 120 से बनाएंगे कहां तक बेटा, 2 तक, तो 2 तक ये बनेगा कुछ ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, मुझसे थोड़ा टेढ़ा बना है, आप देख लेना। 130 से 140, 130 से 140 के बीच में भी कितना है, 2। तो ऐसे जुड़ के ये ऐसे करके बन जाएगा। 130 से 140 के बीच में भी 2, 140 से 150 के बीच में 3, 140 से 150 के बीच में 3, इसे यहां तक बेटा लाएंगे 3। इससे बेटा क्या करना, आपका हिस्टोग्राम बेटा कुछ इस प्रकार से ऐसे जुड़ते हुए बनेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है, 150 से 160 के बीच में कितना, 4, 4, 160 से 170 के बीच में भी कितना है, 4। ठीक है, 170 से 180 के बीच में कितना है, 2। तो ये बन जाएगा बेटा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बेटा आपको क्या करना है, हर वैल्यू को ऐसे चिपकाते चिपकाते बनाना है। हर जो बेटा रेक्टेंगल बनेगा वो कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे चिपकते चिपकते बनेगा। क्लियर है, आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका एक पार्ट और है, वैसे तो इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन क्या है, तुमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना नहीं सीखा है। अभी क्या बेटा, जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते, उनके मीन कैसे निकाले जाएंगे, उनके स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाले जाएंगे, वो सब मैं आपको वहां पर सिखा दूंगा। पहले यहाँ पर देख लो आपको जो है कैसे निकालना है। अब यहाँ पर देखो, इसी डेटा का बेटा मीन कैसे निकालना है। चलो इसी डेटा का मैं तुम्हें मीन निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो मीन निकालने के लिए तुम्हें क्या है, इसी में समझा देता हूँ। ठीक है, मीन निकालते समय बेटा क्या, यहाँ पर 2 स्टेप आपके बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाता है बेटा, आपके 2 स्टेप आपके बढ़ जाते हैं। एक बढ़ जाता है आपका एक्स, इसको बेटा हम एफ आई लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख देते हैं, कभी कभी एफ आई भी लिख देते हैं, एफ भी लिख दो बेटा, जो आपका मन करे वो लिख दो। मुझे जो है 10th क्लास को पढ़ाते पढ़ाते ये ज्यादा आसान लगता है, इसलिए मैं ये लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर निकालोगे आप लोग एफ आई एक्स आई, मतलब कि क्या करोगे, अपने एफ आई को, फ्रीक्वेंसी को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी आपका एक्स आई क्या होता है, एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है बेटा आपका क्लास मार्क। क्या होता है बेटा, क्लास मार्क। यानी कि हर क्लास का, ये जो क्लास देख रहे हो आप, ये जो रेंज देख रहे हो, हर रेंज की एवरेज वैल्यू, हर रेंज की एवरेज वैल्यू को बेटा मैं क्या बोलता हूं, क्लास मार्क बोलता हूं। हर रेंज की, हर रेंज की एवरेज को बेटा मैं क्या बोलता हूं, क्लास मार्क बोलता हूं। और वो क्लास मार्क बेटा कैसे निकलती है, वो निकलती है लोअर लिमिट, पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं ना, वो एक्स आई निकलता है तुम्हारा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में, लोअर लिमिट को अपर लिमिट से प्लस करके 2 से अगर तुम डिवाइड, अरे दो वैल्यू ऐड की ना, दो वैल्यू ऐड की तो बेटा किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। तो यानी कि एक्स आई निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट को अपर लिमिट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट से ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा तुम्हारा एक्स आई, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास मार्क। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर पहला क्लास मार्क कैसे निकलेगा, सबसे पहले यहाँ पर देखो तुम्हारा क्लास मार्क कैसे निकलेगा।
ठीक है, पहले क्या करोगे, लोअर लिमिट। अच्छा, लोअर लिमिट का मतलब क्या है, आपकी रेंज में जो सबसे छोटी रेंज, एक रेंज पकड़ी, उस रेंज में सबसे छोटी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और सबसे बड़ी वैल्यू को बोलते हैं अपर लिमिट। इसमें क्या है, हर रेंज में बेटा क्या है, अपर लिमिट इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन लोअर लिमिट इन्वॉल्व रहती है, जैसे कि मैंने तुमको क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करते समय भी बताया था। ठीक है, क्या करोगे, 110 में बेटा, 110 को बेटा किससे प्लस करोगे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट से प्लस करो। इसका क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे पहले वाले का। कैसे निकलेगा, 100 को बेटा 110 से प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 210। 210 को बेटा 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 105। कितना मिलेगा, 105 मिलेगा, तो यहां पर लिख लो 105। ठीक है, उसके बाद ठीक है बेटा, एक निकाल लिया, एक निकाल लिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके आपको मिलेगा 105। ऐसे बेटा बिन दोनों को ऐड करो, 120 को 110 से ऐड करोगे कितना मिलेगा, 230। और 230 को जब बेटा आप क्या करोगे, 230 को जब आप बेटा किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट को लोअर लिमिट से ऐड करोगे तो मिलेगा 230, और 230 को 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 115। ऐसे इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 125। अब तुम एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। तुम पता है, पहला एक्सआई निकाल लो, हर हर किसी कंटिन्यूअस वाले क्वेश्चन में काम आएगा। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला एक्सआई निकाल लेना है। क्या करना है, सबसे पहला एक्सआई निकाल लेना है, और फिर सबसे पहला एक्सआई निकालने के बाद क्या करना है, इनके बीच में विड्थ देखनी है, गैप देखना है। 110 और 100 के बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो बेटा क्या करो, हर वैल्यू में 10 10 10 जोड़ते चले जाओ। 125 हो गया, 125 में 10 जोड़ोगे 135। चाहे तुम बेटा इसका निकाल के देख लो बेटा, इस दोनों का जो क्लास मार्क है बेटा, वो निकाल के देख लो, तुम्हें इतना ही मिलेगा, 145, 155, 165, 175। क्लियर है। अब बेटा क्या करोगे, अब एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करोगे, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करोगे, एफ आई को एक्स आई से। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, कि अपने एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करो, फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करो। तो 105 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना मिलेगा, 210। 115 कम 115, 125 दूना 250, 135 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 270। 145 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फटाफट कर दे रहा हूं ना मैं, 435। 155 को 4 से करो, 620। 165 को 4 से करो, 165, 660। 175 को 2 से करो, 350। अब बेटा सुनो, अब यहां पर जो मीन निकालने का फॉर्मूला है ना, वो क्या होता है, मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मीन मीन को बेटा हम कुछ इससे दिखाते हैं। जो मीन का फॉर्मूला है, देखो ना, थर्ड पार्ट में आपको मीन निकालना है, मैं हिस्टोग्राम में करा रहा हूं। मीन निकालने का जो फॉर्मूला है ना, वो होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ। यानी कि बेटा क्या है, एफ आई एक्स आई का टोटल, यानी कि फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करके जितनी भी वैल्यू आपको मिली है बेटा, उसका तुम्हें क्या करना है, सम करना है। जिस भी चीज में सम, ये ऐसा वाला सिंबल बन जाना, ये ऐसे करके एम, मतलब समझ जाना कि बेटा तुमको क्या निकालना है, सम निकालना है। क्लियर है मेरी बात। तो यानी कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, कि सारे के सारे एफ आई एक्स आई को आपको जोड़ना है और उसे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड कर देना है। समेशन ऑफ एफ का मतलब क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी का टोटल। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब इस पूरे का टोटल कितना आएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब इस पूरे का टोटल कितना आएगा। तो इधर देखो, इधर देखो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, पूरे एफ आई एक्स आई का टोटल, यानी कि 210 प्लस 115 प्लस 250 प्लस 270 प्लस 435, 620, 660, 350, 2910, 910। ठीक है, समेशन ऑफ एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 2 प्लस 3 3 5 6 7 8 9 10 4 18 120। कितना बेटा, 20। यानी कि क्या करोगे, 2910 को, इसका जो सम है बेटा वो कितना है, 2910, और इसका सम कितना है, 20। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 1 कम 2, चाहे तुम डिवाइड करके देख लेना, फिर बचेगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 145.5। यानी कि इसका एवरेज जो मीन है बेटा वो कितना आएगा, इसका जो मीन है वो लगभग बेटा कितना आएगा आपका, 145.5 आएगा। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्लियर है,
ये इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो बेटा। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, द मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट इन BCS 040 एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। यानी कि बेटा आपके पास क्या है, 4 स्टूडेंट है बेटा किसके, BCS 040 के, ठीक है बेटा, जिसका नाम क्या है बेटा, अमित, प्रीति, अमन और सीमा। उन चारों के बेटा कितने कितने मार्क्स दिए, अमित के बेटा 40 नंबर मिले, प्रीति को 26 मिले, अमन को 30 मिले और सीमा को 32 मिले। तो आपको क्या करना है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2। यानी कि बेटा क्या करना है, आपको सारे के सारे पॉसिबल सैंपल्स लिखने हैं, सारे के सारे क्या लिखने हैं बेटा, पॉसिबल सैंपल्स लिखने हैं किसका बेटा, और उसका साइज कितना होना चाहिए, 2। कितने साइज होना चाहिए, 2। यानी कि एक बारी में तुम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स को लोगे, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स को लोगे। फिर से सुनो, एक बारी में तुम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स को लोगे, 2 स्टूडेंट के मार्क्स को लोगे विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर तूने एक बार किसी स्टूडेंट के मार्क्स को ले लिया तो तू उसके मार्क्स को दोबारा नहीं ले सकता। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यही है, एक बार तूने जिस चीज को ले लिया तो उसको बाद में नहीं ले सकता। आई बात समझ में। फिर देख, विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डेटा, जो कि बेटा क्या इस पूरे डेटा में से ड्रॉ करा गया है। तो और उसके बाद बेटा क्या है, सैंपल साइज बनाने के बाद बेटा तुम्हें क्या करना है, सैंपल पॉसिबल सैंपल लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, आपको ये शो करना है, शो दैट द सैंपल मीन। यानी कि जो आप सैंपल बनाओगे ना मेरी जान, 2-2 के ग्रुप में जो भी सैंपल आप बनाओगे उसका जो मीन है, उसका जो मीन है बेटा वो किसके बराबर होगा, उसका जो मीन है बेटा वो किसके बराबर होगा, इसके पूरे पॉपुलेशन मीन के। यानी कि 4 लोग दिए, इन चारों की पॉपुलेशन के जो बेटा वैल्यू दी है आपको, मार्क्स दिए बेटा, उसके मीन के क्या करना है, आपको बराबर दिखाना है सैंपल मीन को। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आप लोग बनाएंगे सैंपल। क्या बनाएंगे बेटा, पॉसिबल सैंपल बनाएंगे। तो पॉसिबल सैंपल कैसे बनेगा, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। तुम्हारे पास जो मार्क्स है, सबसे छोटा मार्क्स कितना है, 26। 26 को पहले लिखा। उसके बाद क्या बेटा तुम्हारा, 26 के बाद 30, 30 के बाद है 32, 32 के बाद है 40, 32 के बाद है 40। अब चलो भाई, ये 4 मार्क्स आपको दिए, लेकिन बेटा आपको जो पॉसिबल सैंपल बनाना है उसका साइज कितना है, 2। अब पॉसिबल सैंपल के साइज 2 होने का सिंपल सा मतलब है कि एक बारी में केवल और केवल आपको क्या पकड़नी है, 2 वैल्यू पकड़नी है। सबसे पहले बेटा क्या करोगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद तुम क्या करोगे, एक बारी में केवल और केवल 2 वैल्यू को पकड़ोगे। तो पकड़ना कैसे है, पकड़ना कैसे है, आप बेटा क्या कर सकते हो, इन 4 वैल्यूज को यूज करके 2-2 के कितने सैंपल बना सकते हो, पहले इसकी वैल्यू निकालो। आप जो है इन 4 वैल्यूज को यूज करके, इन 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स को यूज करके 2-2 के बेटा कितने पेयर्स बना सकते हो, ऐसे 2-2 के ग्रुप बेटा कितने बना सकते हो, कितने पॉसिबल सैंपल बना सकते हो। चलो उसको निकालते हैं। तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा वो है एनसीआर। जहां पर एन क्या होता है, एनसीआर का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल। एन आपका क्या होता है, एन होता है बेटा आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। आर आपका क्या होगा, टेकन एट अ टाइम, सैंपल टेकन एट अ टाइम। जैसे इस केस में बेटा तुम्हारे पास टोटल सैंपल कितने हैं, 4, लेकिन तुम्हें एक बारी में कितने लेने हैं, 2। तो इसलिए बेटा जो आपकी एन की वैल्यू है, आपकी जो एन की वैल्यू है वो हो जाएगी 4। टोटल सैंपल कितने हैं, 4, और आपको लेने एक बारी में कितने हैं, 2। ठीक है, 2-2 के ग्रुप में बनाना। तो अब देखते हैं बेटा कितनी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं आपके, 2-2 करके बेटा कितने नंबर ऑफ वेज में क्या है, मैं सैंपल बना सकता हूं। ठीक है, वो निकालते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला आपको क्या बताएगा, एनसीआर का फॉर्मूला आपको ये बताएगा क्या, कि आप बेटा इन 4 वैल्यूज को यूज करके, आप इन 4 वैल्यूज को यूज करके 2-2 के कितने ग्रुप्स बना सकते हो, 2-2 के कितने सैंपल बना सकते हो, उसी का क्या मतलब है, एनसीआर। वही बेटा आपको कौन बताएगा, एनसीआर बताएगा। कैसे निकलेगा, एन की वैल्यू क्या है, 4, 4 का फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर, यानी कि 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन में आर का फैक्टोरियल, यानी कि 2 का फैक्टोरियल। यानी कि आपका 4C2 जो है किसके बराबर आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 में से 2 गया तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। मेरे को सुनो, 2 तो खुलेगा नहीं ना, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 फैक्टोरियल। बट फैक्टोरियल का मतलब पता है क्या है, इनको घटते क्रम में, मतलब कि बेटा क्या करो, इन्हें घटते क्रम में लिखते जाओ, घटते क्रम में लिखते जाओ, वो भी मल्टीप्लीकेशन में, और उनके बेटा नंबर्स को क्या करते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो। तो यानी कि 2 से मैं क्या लिखूंगा, 2 से बेटा जैसे घटते क्रम में जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 1, और 1 पे आते आपको क्या है बेटा, रुक जाना पड़ता है। जैसे बेटा यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे 4 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 2 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई 1। ये वाले 2 से ये वाला 2 गया, ये वाले 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है,
यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 1 और 3 2 जा ऊपर बचेगा 6, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, यानी कि बेटा क्या है आपका जो 4C2 है बेटा वो कितना आएगा 6, 4C2 है बेटा वो कितना आएगा 6 आएगा। यानी कि इन चार वैल्यूज को यूज करके, इन चार वैल्यूज को यूज करके आप जो है दो दो के कितने सैंपल बना सकते हो, 6 सैंपल बना सकते हो। अब वो सैंपल कैसे बनेंगे जरा उनको बनाते हैं, उनको बनाते हैं। 26 30 क्या क्या है बेटा, 26 30 32 और 40। सबसे पहले बेटा तुम्हें लेनी है सबसे छोटी वैल्यू। तुम जो शुरुआत करोगे वो किससे करोगे, सबसे छोटी वैल्यू से। तो पहले मैंने लिखा 26, क्या लिखा बेटा मैंने 26 लिखा। ठीक है, आपको बेटा एट अ टाइम पे कितनी वैल्यू लेनी है, दो लेनी है, क्योंकि आपके सैंपल साइज कितना है, दो है। यानी कि एट अ टाइम बेटा आपको कितने सैंपल लेने एक बारी में, दो। अब 26 से जो बड़ा है, 26 से जस्ट बड़ा कौन है 30, तो एक ग्रुप ये बन गया। अब 26 को ही फिक्स रखो। अब 30 से बड़ा कौन है 32, 32 हो गया। अब 26 के साथ कौन आ जाएगा तुम्हारा 40। तो यानी कि बेटा क्या सबसे छोटी वैल्यू ने क्या करा, सबके साथ बेटा क्या करा, जोड़ा बना लिया। अब बेटा क्या करेंगे, अब दूसरी वैल्यू लिखेंगे। अब सेकंड सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे। सेकंड सबसे छोटी वैल्यू क्या है तुम्हारी 30। अब 30 से बड़ा लिखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू को पहले लिखना है, सबसे छोटी वैल्यू लिख के बेटा उसके बाद क्या करना है, उससे बड़ी वैल्यू को लिखना है। अगली वैल्यू जो होगी बेटा क्या होगी, उससे बड़ी होगी। तो यानी कि बेटा क्या है, अब बेटा 30 के बाद कौन आएगा तुम्हारा 32। अब 32 हो गया, अब कौन बचा, अब कौन बचा 40। ठीक है, अब बेटा सुनो, इसके बाद जोड़े बन गया बेटा 32 को पकड़ो, 32, 32 के बाद जस्ट कौन है 40। अब बेटा इससे बड़ा तो कोई नहीं, 40, अब यहाँ 40 लिखूंगा लेकिन 40 से बड़ा तो कोई है ही नहीं। अगर मान लो तेरे दिमाग में ये आ रहा होगा ना भाई, सब सब आगे रह के अपना अपना जोड़ा बना रहे हैं, तो 40 ने क्यों नहीं बनाया। तो अगर मैं यहाँ पर 40 लिखूंगा, अब मैंने क्या बताया तुम्हें, एक स्टेप जैसे तुम आगे जाओगे तो तुमको क्या करना है, एक बड़ी वैल्यू लिखनी है। जैसे अगर यहाँ पे मैंने 40 लिखा तो तुम्हें क्या करना है, 40 से बड़ी वैल्यू रखनी है। लेकिन भैया यहाँ पर तो 40 के बाद से बड़ी वैल्यू कोई है ही नहीं, 40 के बाद तो 40 से बड़ी कोई वैल्यू है नहीं, तो मतलब इसको नहीं लेंगे। देख काउंट कर, 1 2 3 4 5 6, तेरे 6 सैंपल बनके तैयार हो गए। तो ये हो जाएंगे तेरे सैंपल्स। अब इनको नाम दे देंगे हम लोग सैंपल्स। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग सैंपल मीन। क्या निकालेंगे, सैंपल मीन। जो भी तुझे सैंपल मिला है उसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। ठीक है, 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 56। अब देख बेटा इसका मीन कैसे निकालेंगे। अच्छा, मीन कैसे निकलता है, मीन निकलता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे तू अगर इधर ध्यान से देखे तो तेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, दो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो तू क्या करेगा, उन दोनों ऑब्जर्वेशन को आपस में प्लस करेगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, दो। यानी कि बेटा क्या करेगा, इन दोनों के सम को बेटा किससे डिवाइड कर देगा, दो से डिवाइड कर देगा। क्योंकि मीन का फॉर्मूला ही क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि बेटा क्या करेगा, इन दोनों ऑब्जर्वेशन का सम करेगा, 26 प्लस 30, और क्या कर देगा, इसे दो से डिवाइड कर देगा। कितना का 30, 56, 56 को दो से डिवाइड कर 28 मिलेगा। अब यहाँ पर आजा, 26 प्लस 32 कितना हुआ, 6 7 8 3 4 5 58, 58 को डिवाइड करेगा तो 29 मिलेगा। ठीक है, 4 5 6 46, 4 5 6 66, 66 को डिवाइड करेगा तो 33 मिलेगा, दो से डिवाइड करके 33 मिलेगा। अरे चलिए इधर देखिए यार, ये देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है तेरे पास, दो ऑब्जर्वेशन है तो दो से डिवाइड करेंगे। बात क्लियर है। 26 प्लस 40 कितना हो गया तुम्हारा, 4 5 66, 66 को दो से डिवाइड करेगा तो 33 मिलेगा। ऐड करके देख लियो, यहाँ 32 मिलेगा, 32 को दो 62 मिलेगा, 62 को बेटा उससे डिवाइड करोगे कितना मिलेगा 31। 70, 30 प्लस 40 70, 70 को बेटा दो से डिवाइड करोगे 35। 4 5 6 7 72, 72 को बेटा दो से डिवाइड करो 36। 40 50 60 70, 70 को बेटा 70 प्लस 2 72, 72, 72 का अदा करोगे बेटा कितना मिलेगा 36। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब तुम्हें क्या निकालने को बोला है, तुम्हें सैंपल मीन को किसके इक्वल दिखाने को बोला है, तुम्हें बोला है कि तुमको क्या करना है, अपना सैंपल मीन को इक्वल दिखाना है किसके, पॉपुलेशन मीन के। तो अब हमें क्या करना है, इस सैंपल मीन का भी क्या करना है, पॉपुलेशन निकालना है। ठीक है, जितने भी आपने सैंपल मीन निकाले हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन के आपने सैंपल मीन निकाले हैं, आपको क्या करना है, उस सैंपल मीन का भी क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर तेरे पास एक सैंपल मीन नहीं है, यहाँ पर तेरे पास कई सारे सैंपल मीन है। और जब हमारे पास कई सारे सैंपल मीन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए इसका भी क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलता है मीन, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यार, तुम लोग कंफ्यूज होते हो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को तुमको क्या करना है,
सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को तुम्हें प्लस करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो यानी कि 28 प्लस 29 प्लस 33 प्लस 31 प्लस 35 प्लस 36, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो, यानी कि मीन आपका कितना आएगा? टोटल करो जरा, टोटल करो। 28 प्लस 29 प्लस 33 प्लस 31 प्लस 35 प्लस 36, ठीक है। कितना है बेटा टोटल? 192। कितना आया? 192। और उसको किससे डिवाइड कर दोगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि कितनी है तुम्हारे पास? 6। यानी कि 192 को तुम 6 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा? 32। कितना मिलेगा यहाँ से? 32। तो यानी कि आपका जो सैंपल का मीन है, पूरे के पूरे सैंपल का जो मीन है बेटा, वो कितना आ गया? 32। अब तुमको क्या करना है? पॉपुलेशन मीन निकालना है। अरे पॉपुलेशन मीन का क्या मतलब है? पॉपुलेशन मीन का सिंपल सा मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है उसका मीन, जो ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है उसका मीन। तो ऑब्जर्वेशन का मीन कैसे निकलेगा? 40 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 32 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। चला करके देखो कितना आएगा। 40 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 32, 128। 128 को जरा 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि कितना आएगा बेटा? 32। तो यानी कि तुम्हारा पॉपुलेशन मीन भी कितना आ रहा है? 32, और सैंपल मीन भी कितना आ रहा है? 32। तो तुम यहां लिखोगे पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 32, दैट इज इक्वल टू सैंपल मीन। दोनों के दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये चीज तुमको क्या करनी थी? शो करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन भी तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है कि तुमको क्या करना है? एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना है। तो एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने से पहले क्या मैं इसकी थोड़ी थ्योरी आपको समझाना चाहूंगा। जरा थ्योरी समझ लो। लेट सपोज कि मानो आपके सैंपल स्पेस में 2 इवेंट हुए। आपका एक सैंपल स्पेस है, उसमें बेटा 2 इवेंट हुए। लाइट बंद है ना? हाँ। एक सैंपल स्पेस है बेटा आपका, आप एक इवेंट है आपका ए, एक इवेंट है आपका बी। यानी कि आपके सैंपल स्पेस में बेटा कितने इवेंट हुए? एक इवेंट हुआ ए, एक इवेंट हुआ बी। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को हम दिखाएंगे पी ऑफ ए से, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी को हम लोग दिखाएंगे पी ऑफ बी से। ठीक है बेटा? प्रोबेबिलिटी देखो ना, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को हम लोग दिखाएंगे पी ऑफ ए से, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी को दिखाएंगे हम लोग पी ऑफ बी से। ओके, अब इसको डायग्राम के रूप से ज्यादा समझो। डायग्राम के रूप से समझोगे तो बेटा तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। ये मेरा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है। मैंने अपने सैंपल स्पेस को क्या करा बेटा? ऐसे करके एक ट्रायंगल, एक उसमें स्क्वायर की फॉर्म में ले लिया। अब यहां देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, मैंने क्या करा? मैंने बनाया अपना एक गोला, ये इस गोले को मैंने नाम दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर मैंने बनाया अपना गोला दूसरा, मैंने बनाया अपना दूसरा गोला, दूसरे गोले को मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या बोला बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अगर मैं इस पूरे को कंबाइन कर दूंगा, इस पूरे को जोड़ दूंगा, इस पूरे को कंबाइन कर दूंगा, ए और बी को आपस में प्लस कर दूंगा, ए और बी को आपस में मिला दूंगा, तो उसको मैं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा क्या? जब मैं क्या करूंगा? पूरे के पूरे ए और बी को आपस में मिला दूंगा, तो उसको मैं बोलूंगा पी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। क्या बोलूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो क्या बच जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी को बेटा हम और किससे दिखाते हैं? पी ऑफ ए और बी को हम दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे यू बना के, ए यूनियन बी ऐसे। तो बेटा इसको क्या है? सेट थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनियन बोलते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको हम लोग बोलते हैं और का मतलब होता है बेटा सबके सब, ए और बी दो इवेंट जो भी आपको दिए बेटा, दोनों के दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को आपस में क्या कर देना है? कंबाइन कर देना है। क्लियर है? लेकिन अगर आप और ध्यान से देखो, अगर आप इसी डायग्राम को फिर से ध्यान से देखो, मैं दोबारा बनाता हूं ना इसको। यहां ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है।
ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक एरिया आपके पास, एक जगह आपके पास ऐसी भी है जहां पर आपका ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, यानी ए और बी के बीच में कॉमन पोर्शन है। एक ऐसा पोर्शन भी है जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, और वो ए और बी में क्या है, कॉमन है। समझ आई मेरी बात, समझ आई मेरी बात। कॉमन होने का क्या मतलब है, कॉमन होने का मतलब है जो तेरे पास भी हो मेरे पास भी हो, जो चीज तेरे पास है वही चीज अगर मेरे पास है तो वो हमारे बीच में क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। जैसे तेरी भी एक नाक है मेरी भी एक नाक है, तो हम दोनों की नाक क्या हो गई, कॉमन हो गई ना। बात समझ में आई ना। तेरे पास भी एक पेन है, देख मेरे पास भी एक पेन है, तू भी पेन लेके बैठा मैं भी पेन लेके बैठा, तो ये क्या हो गया, हमारे बीच में कॉमन हो गया। तो इसी प्रकार से अगर तू ध्यान से देखे इस वाले पोर्शन को, अगर तू ध्यान से देखे इस वाले पोर्शन को, अगर तू इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखे तो ये वाला पोर्शन देख, तेरा पूरा का पूरा ए में भी आ रहा है, पूरा का पूरा ए में भी आ रहा है, और यही सेम पोर्शन देख तेरा पूरा का पूरा बी में भी आ रहा है। सेम पोर्शन ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, तो ए और बी में बेटा ये पोर्शन तेरा कैसा हो गया, कॉमन हो गया, जो दोनों में आता हो। कैसा हो गया बेटा, ऐसा पोर्शन हो गया जो क्या है बेटा, दोनों में आता हो। क्या हो गया, उस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे कॉमन पोर्शन। और इस कॉमन पोर्शन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ए एंड बी। कॉमन पोर्शन को बेटा हम लोग कैसे दिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी तुमको क्या बताएगा, कॉमन, जो दोनों के बीच में आता हो। कॉमन, कॉमन मतलब क्या, जो दोनों के बीच में आता हो, और दोनों के बीच में आने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई। और इसको बेटा सिंबॉलिक रूप में बेटा कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, ऐसे उल्टा यू बना के। कैसे दिखाते हैं बेटा, उल्टा यू बना के दिखाते हैं। जब तुम सेट थ्योरी पढ़ोगे तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। आई बात समझ में, ये चीज तू समझ गए बेटा। ऐसी चीज बेटा क्या है जो दोनों में आ रही हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ओके अब देखो बेटा, एडिटिव लॉ क्या कहता है तुमसे, प्रोबेबिलिटी का एडिटिव लॉ तुमसे कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है ना मेरी जान, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी क्यों बोल रहा हूँ, ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी यूनियन चलेगा तुम्हारे सेट में। यहाँ बस तुम्हें और समझना है, और का मतलब ए और बी दोनों साथ में। ए और बी को जब साथ में कर दोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और। ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अरे तू कंबाइन कर रहा है ना ए और बी को, ए और बी को कंबाइन करेगा तो ए और बी क्या होंगे, आपस में प्लस होंगे ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्यों बोला, ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी क्या बेटा दोनों में कॉमन आ रहा है। जब तूने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्लस किया तो उसमें क्या ये ऐड हो चुका था, जब तूने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड किया तो ये दोबारा से प्लस हो गया। यानी कि बेटा क्या दो भी चीज एक साथ नहीं आ सकती ना, कॉमन चीज को केवल एक बार लिखते हैं। इसलिए मैंने क्या करा, जब बी को ऐड करते समय ये दोबारा ये वाला पोर्शन इन्वॉल्व हुआ तो उसको मैंने एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, ऐसे तुम बस याद रखना बेटा इसको, यही होता है तुम्हारा क्या, यही होता है बेटा तुम्हारा क्या, एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यही होता है। बात क्लियर है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दिया जा रहा है वो करते हैं, ध्यान से देख लो भाई, यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, क्लियर है। चलो भाई यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या बोल रहा है, देयर आर 300 पेशेंट, यानी कि टोटल पेशेंट तुम्हारे पास कितने हैं। अरे क्वेश्चन में जैसा बोले ना वैसे वैसे लिखते जाओ। टोटल पेशेंट बेटा कितने हैं तुम्हारे पास, 300, जिसमें से ऑफ विच 15 आर कोविड-19 पेशेंट, यानी कि बेटा ऐसे पेशेंट जिनको बेटा क्या है, कोविड-19 है, यानी कि कोरोना की बीमारी है, वो कितने लोग हैं बेटा, 15। एंड अ पेशेंट, ठीक है, 13 आर टाइफाइड पेशेंट, यानी कि टाइफाइड के पेशेंट कितने हैं, टाइफाइड के पेशेंट कितने आपके, टाइफाइड के पेशेंट है बेटा आपके 3। टाइफाइड के पेशेंट क्या है बेटा, कितने आपके, 3 है। ठीक है, जो कि बेटा क्या है, ओ 13 टाइफाइड के पेशेंट कितने बेटा, 13 है। उसके बाद वाइल 3 आर सफरिंग फ्रॉम बोथ, यानी कि उसको क्या है बेटा, टाइफाइड भी है और तो और बेटा क्या है, कोविड-19 भी है। यानी कि ऐसे लोग बेटा क्या है, जिनको कोविड-19 भी है और टाइफाइड भी है, दोनों चीज है।
तो वो कितने लोग हैं बेटा, ऐसे लोग हैं तुम्हारे पास 3। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ने जैसा जैसा बोला मैंने वैसे ही लिख दिया, तुम्हें भी यही करना है एग्जाम में। करने के बाद अब आगे पढ़ो। इफ अ पेशेंट इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम, तुमने क्या करा, आंख बंद करा, रैंडमली किसी एक पेशेंट को पकड़ के बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद तुमको क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी आर द कोविड-19 और टाइफाइड पेशेंट, और टाइफाइड पेशेंट, यानी कि उसको कोविड-19 भी है और टाइफाइड भी है। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है ये, यानी कि तुमको क्या करना है, तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कि उसको बेटा कोविड-19 भी हो, बीच में और लगा तो बेटा क्या लगेगा, ये यू वाला सिंबल, कोविड-19 भी हो, कोविड-19 को मैंने दिखाया सी से, और मतलब क्या बेटा, ये वाला सिंबल, ये यू, उसके बाद उसको टाइफाइड भी हो, और टाइफाइड को मैं किससे दिखाऊंगा, टी से दिखाऊंगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, अरे देखना एक ही जगह पे सी ले लिया, बी की जगह पे टी ले लिया, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कोविड-19 की बीमारी वाले पेशेंट को मैंने लिया सी, टाइफाइड वाली बीमारी को लिया मैंने टी। अब इसका जो बेटा प्रोबेबिलिटी एडिटिव लॉ है वो क्या बनेगा, ये तो बेटा एडिटिव लॉ से निकलेगा ना, जहां लग जाए और वहां पर मतलब क्या बेटा आपका एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि क्या बनेगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड-19, यानी कि बेटा वो लोग जिनको बेटा कोविड-19 होने की प्रोबेबिलिटी, जो लोग जिनको कोविड-19 है बेटा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो, प्लस टाइफाइड होने की प्रोबेबिलिटी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड-19 एंड टाइफाइड, कोविड-19 एंड टाइफाइड, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन हैविंग कोविड-19 एंड टाइफाइड, कॉमन, कॉमन देखते हैं ना बेटा, इसमें क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। अब इनकी वैल्यू को लिख, प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैविंग कोविड-19, यानी कि किसी बंदे को कोविड-19 की बीमारी है, किसी बंदे को कोविड-19 की बीमारी है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है ना वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अभी मतलब समझा रहा हूं उसका, अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यानी कि बेटा क्या है, फेवरेबल का मतलब है तू जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है ना, तू जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है वो कितनी बार तुझको दिया है, तू जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है ना वो कितनी बार दिया है, उसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम। तो तू यहां पर निकाल किसकी प्रोबेबिलिटी रहा है, पहले उस पर्सन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है जिसको बेटा क्या है, कोविड-19 है। तो बेटा कोविड-19 कितने लोगों को है, 15 लोगों के है, अपॉन में टोटल लोग कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम का मतलब है बेटा टोटल, टोटल कितने हैं, 300, 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 1/20 आएगा, कितना आएगा, 1/20। अब बेटा टाइफाइड होने की प्रोबेबिलिटी निकाल, वो पर्सन जिनको टाइफाइड है, टाइफाइड आने वाली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 13/300। क्लियर, ऐसे बेटा सी, ये वाला सिंबल टी, इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन हैविंग कोविड-19 एंड टाइफाइड, उसको कोविड-19 भी है टाइफाइड भी है, एंड का मतलब होता है बेटा ये वाला सिंबल, और इस वाले सिंबल का मैंने याद कर तुझे मतलब क्या बताया था, इस वाले सिंबल का मैंने तुझे क्या मतलब बताया था, इस वाले सिंबल का तुझे मैंने सिंपल सा मतलब बताया था, ऐसा स्पेस, ऐसी जगह जो दोनों में आ रहा हो, इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो। तो यानी कि अगर बेटा मैंने यहाँ पर बोला है सी और इनके बीच में ये वाला सिंबल लगाया है, कौन सा, एंड वाला, सी एंड टी, सी एंड टी का मतलब है ऐसे लोग बेटा जिनको क्या है, कोविड-19 भी है और टी भी है, यानी कि टाइफाइड भी है, यानी कि दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए। तो वो लोग कितने हैं, वो लोग कितने हैं जिसको बेटा दोनों की दोनों बीमारी है, दोनों की दोनों बीमारी वाले कितने लोग हैं तुम्हारे, 3 लोग हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3/300, यानी कि 1/100। अब चलो बेटा इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख दो, पी ऑफ सी की वैल्यू क्या है, 1/20, पी ऑफ टी की वैल्यू क्या है, पी ऑफ टी की वैल्यू है 13/300 माइनस 1/100। चल भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, चल डिवाइड करके फटाफट सॉल्व करते हैं यार, कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा। 1/20, 1 को 20 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा, 0.05, 13/300, 0.043 माइनस 1/100, 0.01। अब जरा ऐड कर लो इसे, 0.05 प्लस 0.043 माइनस 0.01, 0.83 कितना आएगा बेटा, 0.083।
ये आ जाएगी बेटा क्या तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और टी, यानी कि बेटा उसको कोविड-19 भी है और टाइफाइड भी है। और का मतलब क्या होता है ये वाला सिंबल, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा कि पर्सन को तुम्हारे कोविड-19 भी है और टाइफाइड भी है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.083। और देखो भाई इस वाले सिंबल का मतलब होता है कॉमन, मैंने तुमको समझाया था कॉमन मतलब क्या, जिसमें क्या हो बेटा दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो, और दोनों के दोनों कहां पर इन्वॉल्व थे, ऐसे लोग बेटा क्या है जिसको बेटा क्या है दोनों बीमारियां हो, यानी कि कोविड-19 में भी इन्वॉल्व हो, टाइफाइड में भी इन्वॉल्व हो, दोनों की दोनों बीमारी में इन्वॉल्व हो, वो कितने लोग हैं बेटा 3 लोग हैं। ओके, आई होप बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलो अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, स्टेट द एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर से बेटा एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना है, ये आप कर लोगे, लेकिन यहां पर जो वर्ड प्रॉब्लम है बेटा वो थोड़ी सी चेंज है। क्या बोलता है, दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द राहुल पासिस द BCS 040 एग्जाम इज 2.5, यानी कि राहुल के जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है, राहुल के जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है बेटा वो कितनी है 2/5 है। वहीं पर डेट द मीना पास इज द सेम एग्जाम इज 1/3, और मीना अगर बेटा BCS 040 का एग्जाम क्लियर करती है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/3। कितनी है बेटा 1/3। तो तुमको क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द राहुल और मीना वुड पास द एग्जाम। राहुल ने भी एग्जाम पास किया, और का मतलब क्या होता है, ये वाला सिंबल यू वाला अभी पढ़ाया था मास्टर जी ने, और मीना ने भी पास किया। तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा ए एंड ए और बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए और बी का याद करो, एडिटिव लॉ प्रोबेबिलिटी से याद करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो यहां से बेटा क्या बनेगा, यहां जो बेटा ए की जगह पे वो किसकी प्रोबेबिलिटी दी है राहुल की, ए की जगह पे आर है और बेटा बी की जगह पे एम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, बस ए की जगह पे क्या आ गया बेटा आर, बी की जगह पे आ गया एम, बस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। ओके, ये फॉर्मूला तुम्हारा बनेगा ये ना। यार एक सेकंड यार, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर का वैल्यू दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम का वैल्यू दिया है, लेकिन इसकी वैल्यू मुझको नहीं दी है। इसकी वैल्यू जब तक मुझे मालूम नहीं पड़ेगी तब तक बेटा क्या है मैं ये नहीं निकाल सकता। तो यहां पर तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज है, ठीक है, जरा ध्यान लगाना। एक बात बता, दो लोग है मेरे पास, एक तुम हो और एक तुम्हारा दोस्त है। इमेजिन करो, ठीक है, एक तुम हो और तुम्हारे दोस्त है। क्या तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों का पास होना एक दूसरे पे डिपेंड करता है कि नहीं? तुम्हारा दोस्त एग्जाम को पास करेगा, क्या ये तुम पर डिपेंड करता है? नहीं ना। क्या तुम अपने एग्जाम को पास करोगे, क्या ये तुम्हारे दोस्त पे डिपेंड करता है? नहीं ना। क्या तुम्हारे दोस्त पे डिपेंड करता है? नहीं ना। तो यानी कि तुम्हारा पास होना और तुम्हारे दोस्त का पास होना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि तुम दोनों का पास होना बेटा क्या है, इंडिपेंडेंट है। तुम्हारे पास होने से तुम्हारे दोस्त को कोई फर्क नहीं, तुम्हारे दोस्त के पास होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और तुम्हारे दोस्त के पास होने पर तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि तुम दोनों ही क्या हो बेटा, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि तुम दोनों के पास होने का जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो क्या होगी, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। सेम कहानी बेटा यहां पर भी है, राहुल और मीना के पास, राहुल और मीना का पास होना बेटा क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, और अगर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा तो राहुल का पास होना एंड मीना का पास होना, राहुल और मीना का पास होना बेटा क्या होगा, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा बेटा, राहुल और मीना का पास होना बेटा क्या होगा, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। और अगर बेटा क्या है, राहुल और मीना का पास होना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा तो बेटा क्या होता है, तो सुनो, अगर दो इवेंट आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं बेटा, दो इवेंट आपके इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या होता है, लेट सपोज अगर ए इवेंट और बी इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए कहानी है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। यहां कैसे मालूम पड़ा भाई, पास होने की बात हो रही है, पास होने की बात हो रही है तो बेटा क्या दोनों का पास होना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, नहीं करेगा तो बेटा दोनों क्या होंगे, दोनों का पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। और जब दो इवेंट आपके इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो मल्टीप्लीकेशन है, दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर होता है,
उनके एंड के बराबर होता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से बेटा मुझको कैसे मालूम पड़ा? राहुल राहुल के पास होने से मीना के पास होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीना के पास होने से राहुल के पास होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए। और अगर दोनों का पास होना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो मतलब कि बेटा वो क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। और इंडिपेंडेंट इवेंट की एक कहानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस प्रकार से जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एंड एम है वो किसके बराबर हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। वैल्यू निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर की वैल्यू क्या है? 2/5 मल्टीप्लाई 1/3, 2/15 कितनी आएगी बेटा ये प्रोबेबिलिटी? 2/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना है? 2/5 प्लस 1/3 माइनस 2/15। इनका डिनोमिनेटर सेम करो, इनको प्लस करो, ऐड करके सब निकालो फटाफट। चलो मैं तो फटाफट कर दे रहा हूँ। 2/15 2 डिवाइडेड बाय 5 0.4 प्लस 1/3, 1/3 ही है ना? हाँ 1/3 है। 1/3 0.3 माइनस 2/15 0.13। चलो भाई ऐड करें 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.13 0.57 कितना आएगा बेटा? लगभग 0.57 आएगा। किसकी वैल्यू? द प्रोबेबिलिटी दैट द राहुल और मीना पास द एग्जाम। यानी कि राहुल ने भी एग्जाम पास किया और मीना ने भी एग्जाम पास किया। तो राहुल ने भी एग्जाम पास किया, राहुल ने भी एग्जाम पास किया, राहुल ने भी एग्जाम पास किया और मीना ने भी एग्जाम पास किया। आइयो बेटा ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर आपको हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या था? गिवन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ 10 नंबर्स। यानी कि मुझे क्या बेटा 10 नंबरों का सैंपल दिया है। क्या क्या दिया है? 12 41 48 58 14 43 50 59 15 और 45। तो आपको सबसे पहले बेटा क्या निकालना है? मीन निकालना है, फिर उसके बाद वेरिएंस निकालना है, उसके बाद निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी तुमने वेरिएंस सुना था ना? ये वेरिएंस का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, वेरिएंस वर्ड का मैं बहुत ज्यादा यूज कर रहा था, अभी आगे अपकमिंग क्वेश्चंस में भी करूंगा। अभी यहाँ पर सीख लो, देखो बेटा वेरिएंस होता क्या है। इस क्वेश्चन के माध्यम से बेटा तुम्हें क्या है ये चीज समझ में आ जाने वाली है कि वेरिएंस का मतलब क्या है। ओके तो सबसे पहले बेटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीन को, क्योंकि जब तक तुम्हारा मीन कैलकुलेट नहीं होगा तब तक तुम्हारा वेरिएंस नहीं आएगा, और जब तक तुम्हारा वेरिएंस नहीं आएगा तब तक तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आएगा। सुनो सुनो कैसे मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले बेटा तुम क्या करोगे? सबसे पहले बेटा क्या करोगे? मीन का मतलब क्या है? मीन का मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि सारी ऑब्जर्वेशन का जितनी भी तुमको टर्म्स दी हैं सबको बेटा क्या कर दो? ऐड कर दो अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो आपको जो है बेटा क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा मीन। चलो कैलकुलेट करते हैं। यानी कि 12 प्लस 41 प्लस 48 प्लस 58 प्लस 14 प्लस 43 प्लस 50 प्लस 59 प्लस 15 प्लस 45 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दो। चलो अगर तुम इनको ऐड करोगे तो तुमको क्या आंसर मिलेगा? इनको ऐड करोगे तो तुमको क्या आंसर मिलेगा? भाई इतना टाइम है नहीं तो हम लोग क्या डायरेक्ट इस आंसर को कर लेंगे। इनको तुम ऐड करोगे, ऐड करके 10 से डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा कितना? 38.5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 38.5 मिलेगा। अबे एग्जाम में तुम्हें कैलकुलेटर भी अलाउड होगा तो तुम कैलकुलेटर में आराम से इस कैलकुलेशन को कर सकते हो। इनको ऐड करके तुम्हें क्या करना है? 10 से डिवाइड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? आपको मीन मिलेगा 38.5। ओके ये चीज समझ में आई। अब समझो वेरिएंस का मतलब क्या है। देखो वेरिएंस का सिंपल सा मतलब है आपकी ऑब्जर्वेशन और आपके मीन के बीच में कितना डिफरेंस है। आपके, फिर से सुनो, आपकी ऑब्जर्वेशन और आपके मीन के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस। और वेरिएंस को हम लोग दिखाते हैं बेटा ये सिग्मा स्क्वायर से। ये सिग्मा बॉय वाला सिग्मा है बेटा, सिग्मा स्क्वायर से दिखाते हैं बेटा हम किसको? अपने वेरिएंस को। वेरिएंस को किससे दिखाएंगे बेटा? सिग्मा स्क्वायर से दिखाएंगे। ये चीज तुमको याद रखनी है।
ठीक है। आपका जो सिग्मा स्क्वायर है बेटा वो कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन में एन। ये अच्छा, ये समेशन का मतलब क्या होता है, ये जो तुम m को उल्टा करके ऐसे करके लिख देते हो जी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मेरी जान और कुछ नहीं, सम करना होता है। क्या होता है बेटा, सम करना होता है। यानी कि तुझे करना क्या है, xi मतलब है, xi तुझे बताता है तेरी ऑब्जर्वेशन, xi तुझे क्या बताता है, तेरी ऑब्जर्वेशन बताता है। क्या बताता है एक्साई तेरे को, तुझको बताता है तेरी ऑब्जर्वेशन। तुझे क्या करना है, अपनी हर ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, मीन से माइनस करना है और पता करना है उनके बीच में कितना डिफरेंस है, फिर उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ऐसे इसके साथ करोगे, फिर इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, ऐसे सबके साथ करना है। सबके साथ करके ये चीज सबके साथ करके स्क्वायर करके जो तुझको आंसर मिलेगा उस सबका क्या कर देना है, सम कर देना है और उसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। नहीं समझ में आना, ले मैं तुझे करके दिखाता हूं। देख जैसे यहाँ देख, पहली ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है, 12। तो 12 में से मैं माइनस करूंगा कितना, मीन कितना है मेरा 38.5। तो 12 में से 38.5 माइनस किया, उसका स्क्वायर, प्लस सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है 41, 41 माइनस 38.5 उसका स्क्वायर, प्लस समेशन का मतलब क्या है, अबे टोटल करना। समेशन का मतलब क्या है, टोटल करना। किसका टोटल करना, एक्सआई ऑब्जर्वेशन को मीन से माइनस करके उसका स्क्वायर करना है, हर सबके साथ, हर उसके साथ, हर टर्म के साथ करना है। फिर बेटा इस टर्म के साथ करेगा, एक्सआई एक्सआई की जगह पे आएगा 48, 48 को माइनस करेगा किसके साथ, 38.5 के साथ, और उसका क्या कर देगा, स्क्वायर। है भाई, यही तो कर रहा हूं। अबे समेशन का मतलब क्या होता है, टोटल करना, टोटल ही तो कर रहा हूं, स्क्वायर करके एक्स आई माइनस एक्स डैश का स्क्वायर करके, फिर 58 माइनस 38.5 का स्क्वायर, प्लस 14 माइनस 38.5 का स्क्वायर, प्लस 43 माइनस 38.5 का स्क्वायर, प्लस 50 माइनस 38.5 का स्क्वायर, प्लस 59, 59.59 माइनस 38.5 का स्क्वायर, प्लस 15 माइनस 38 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस 45 माइनस 38.5 का स्क्वायर। इस पूरे को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि कितनी है 10। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10। ओके, अब इधर देखो, इधर देखो, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो तुमको क्या आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व करके मिलेगा बेटा कितना, इसको सॉल्व करके मिलेगा तुम्हें कितना, इसको सॉल्व करके तुमको मिलेगा 702.25। कितना मिलेगा, 702.25। ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 6.25 मिलेगा। ऐसे करके बेटा क्या सबसे तुम्हारी क्या वैल्यू आती जाएगी। इसको माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करके बेटा क्या कर दोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे। कैलकुलेटर में बेटा आप ये चीज बहुत प्यार से कर सकते हो। अगर नहीं करना आता तो देख मैं तुझे करके दिखा देता हूँ। देख तुम्हें कैलकुलेटर में कैसे करना है, देखो इधर देखो, इधर देखना, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, स्मार्ट बोर्ड में भी तो खुल सकता है ना कैलकुलेटर, नहीं खुलेगा तो फिर या तो मोबाइल में देख लूंगा मैं। हाँ देखो, इसमें देखते हैं, अगर सही से काम करेगा तो ठीक है, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर तुम्हें क्या ना, कैलकुलेटर चलाना भी आना चाहिए एग्जाम में। हाँ भाई आजा, कैलकुलेटर आजा, हाँ यहाँ आजा, चल। चलो यहाँ देखो कैसे करना है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मुझे करना है बेटा क्या, जैसे पहली 15 को माइनस करना है, तो मैंने करा 15 माइनस, मीन कितना था मेरा 38.5, कितना था 38.5, 38.5, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया 23, माइनस 23.5 आया। कितना है बेटा, माइनस 23.5 आया। अब क्या करोगे, इनको माइनस करके क्या है माइनस 23.5, अब इसका भी क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है। अब किसी भी नंबर के स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का मतलब होता है उसे 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी नंबर को बेटा मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 23.5 से। नेगेटिव साइन को बेटा मैं क्या करूंगा, नेगेटिव साइन को मैं क्या करूंगा, नेग्लेक्ट करूंगा। क्यों नेग्लेक्ट करूंगा, इसलिए नेग्लेक्ट करूंगा क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है बेटा वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से बेटा तुमको क्या करना है, कैलकुलेटर में अपनी कैलकुलेशन को करना है, ठीक है।
इस प्रकार से क्या आपको सारी वैल्यू मिल जाएंगी। फिर सबका बेटा क्या करते जाना है, एक एक करके बेटा सबके आंसर को लिखोगे, फिर सबको बेटा ऐड करोगे, ऐड करके बेटा उसे क्या करोगे 10 से डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा 10 से डिवाइड कर दोगे तो तुमको जो वेरिएंस मिलेगा, तुमको जो वेरिएंस मिलेगा इस पूरे को सॉल्व करके, तुमको जो वेरिएंस मिलेगा सिग्मा स्क्वायर मिलेगा इस पूरे को सॉल्व करके, वो मिलेगा 274.65। कितना मिलेगा 274.65 मिलेगा। क्लियर है। तो ये इस तरीके से तुम्हारा क्या बेटा वेरिएंस जो है कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर तुमको ये वेरिएंस समझ में आ गया, अगर तुमको ये वेरिएंस समझ में आ गया तो अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है ओनली सिग्मा। क्या होता है बेटा ओनली सिग्मा। यानी कि अगर आप क्या करो वेरिएंस कैलकुलेट, वेरिएंस वाली वैल्यू का अंडर रूट कर दो। देखो वेरिएंस आपका होता है सिग्मा का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका ओनली सिग्मा। यानी कि अगर आप सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर होता है, वेरिएंस के बराबर होता है, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा अंडर रूट। यानी कि अगर तुम वेरिएंस का अंडर रूट कर दो, अगर तुम वेरिएंस का अंडर रूट कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा बेटा तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि तुम क्या करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करोगे, कितना है 274.65 का क्या कर दोगे, 274.65 का क्या कर दोगे अंडर रूट कर दोगे। तो 274.65 का अंडर रूट करो, देखो कितना आएगा। देखो कैसे करना है, चलो ये भी मैं तुमको सिखाता हूँ। क्या करना है, क्या करना है, पहले पूरा भाई क्लियर करो इसे। मुझे करना है अंडर रूट, इसमें अंडर रूट का ऑप्शन नहीं दे रहा है यार, क्या आइए रहना अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर क्या रखना है 274.64 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, कितना मिलेगा आंसर 274.6 में क्या हो गया ये अंडर रूट किया ना। अच्छा अंडर रूट अब करेंगे, हाँ अंडर रूट अब करेंगे। 274.65 का अंडर रूट करोगे, फिर अंडर रूट पे क्लिक करना है। पहले नंबर को लिखो उसके बाद फिर बेटा अंडर रूट पे क्लिक करना है, तो तुमको मिलेगा 16.57। यानी कि तुम्हारा जो आंसर है ना, तुम्हारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा इसका 16 पॉइंट कितना था 16.57, 16.57 ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। आयो बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको कभी आवाज आ रही है ना, हाँ। अगर आपको कभी भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा दे दिया जाए तो आप मीन कैसे निकालोगे वो मैंने आपको सिखा दिया। कभी कभी बेटा क्या है आपसे क्या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा को देकर आपसे ये बोल देगा कि इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। वेरिएंस का सिंपल सा मतलब है तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू और तुम्हारे मीन के बीच में एवरेज डिफरेंस कितना है, उनके बीच का अंतर कितना है, किन के बीच में जो आपने ऑब्जर्व करके जो वैल्यूज लिखी है ना वो और उनके मीन के बीच में, उनकी एवरेज वैल्यू के बीच में कितने का डिफरेंस है। दैट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है सिंपल सा वेरिएंस का मतलब ये होता है बस उसी का बेटा वेरिएंस का अंडर रूट कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। क्लियर है। अभी कैसे कैलकुलेट करा जाता है, तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, आपको मीन कैलकुलेट करना है। क्या करना है बेटा मीन कैलकुलेट करना है। मीन आपका कैसे निकलता है, सबसे पहले बेटा आप क्या करते हो, जब भी बेटा आपको जब डेटा कुछ इस प्रकार से दिया होता है तो सबसे पहले आप लोग निकालते हो एक्सआई। एक्सआई निकालना मैंने आपको बताया था, अभी बताया था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 10 में बेटा जीरो जोड़ोगे कितना मिलेगा, ऐड करोगे 10 प्लस 0 कितना होगा आपका 10 और 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 मिलेगा। फिर 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15। याद करो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, जितने का गैप है बेटा उतना नंबर क्या करते जाओ प्लस करते जाओ। 15 में 10 का गैप है ना, 20 और 10 के बीच में कितने का गैप है 10 का, 30 और 20 के बीच में कितने का गैप है 10 का, 40 और 30 के बीच में कितने का गैप है 10 का। क्या करोगे 10 10 बेटा जोड़ते चले जाओगे, 5 फिर 10 जोड़ा 15 फिर 10 जोड़ा 25 फिर जोड़ा 35। फिर मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। फिर क्या करोगे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बेटा किससे एक्स आई से मल्टीप्लाई करोगे। सबसे पहले आप लोग मीन कैलकुलेट करोगे, तो मीन कैसे निकलेगा, मीन को हम दिखाते हैं बेटा एक्स बार से, एक्स बार से दिखाते हैं। और वो कैसे निकलेगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि बेटा एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करो, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 15 चौके 60, 25 तिया 75, 35 से कम 35, इस पूरे को ऐड करोगे आपको मिलेगा 180। कितना मिलेगा 180 मिलेगा। फिर क्या करोगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना मिला आपको 180 और फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ एफ आई का मतलब है पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी का सम, और पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी का सम है आपका 10।
दोनों को डिवाइड करोगे कितना मिलेगा 18, यानी कि जो आपकी मीन वैल्यू है बेटा वो कितनी आ जाएगी 18। 18 आने के बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप अपना वेरिएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने से पहले बेटा आपको क्या, सबसे पहले बेटा क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा एक्स आई माइनस एक्स डैश। आपने जो इस रेंज की एवरेज वैल्यू निकाली है, इस रेंज की जो क्लास मार्क निकाला है, इस रेंज का जो क्लास मार्क निकाला है, उसको बेटा किससे माइनस करना है, मीन से माइनस करना है। यानी कि अपने हर एक क्लास मार्क को बेटा किससे माइनस करना है, मीन से माइनस करना है। क्योंकि बेटा देखो इस रेंज वाले डेटा में क्या है, आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं गिवन है, आपको वो वैल्यू गिवन है जो क्या है 0 और 10 के बीच में आ रही है। तो इसको करने से पहले बेटा आप क्या करोगे, आप जो बेटा सारा का सारा कंपैरिजन करोगे, खेल करोगे, वो किससे करोगे, क्लास मार्क से करोगे। और अगर आप क्लास मार्क को ध्यान से देखोगे तो क्लास मार्क और कुछ नहीं है बेटा, इस पूरी रेंज की एवरेज वैल्यू है। तो बेटा क्या करोगे, आप अपने सारे के सारे xi को बेटा किससे माइनस करोगे, उसके अपने मीन से माइनस करोगे। तो इधर देखो पहले ऑब्जर्वेशन आपकी 5 है, 5 में से बेटा क्या करेंगे, मीन कितना है 18, उसको माइनस किया, 15 में से 18 माइनस किया, 25 में से 18 माइनस किया, 35 में से 18 माइनस किया, और उसका क्या कर दिया, मॉड कर दिया। मॉड करने का सिंपल सा मतलब है, ऐसे दो डंडों के बीच में अपने आंसर को लिखने का सिंपल सा मतलब है कि अपकमिंग वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आंसर आएगा तब भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा तब भी पॉजिटिव आएगा। उसके बाद क्या करना है बेटा, एक्स आई माइनस एक्स डैश का क्या करना है, जो भी तुम्हें एक्स आई माइनस एक्स डैश मिला है, जो भी इनको माइनस करके तुम्हें वैल्यू मिलेगा बेटा, उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अगली लाइन में क्या करना है बेटा, उसका स्क्वायर करना है। जैसे यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, 18 में से 5 माइनस करो कितना मिलेगा तुम्हें, यहाँ मिलेगा तुम्हें 13। 15 में से 18 यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ मिलेगा तुम्हें 3। 18 में से 25 माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा 7। 18 में से 35 माइनस करो, 18 में से 35 माइनस करोगे तो मिलेगा 17। ठीक है, तो देखो 13 का स्क्वायर 169। देखो ना एक्स माइनस एक्स डैश कितना है आपका 13। अब क्या करना, अगली लाइन में उसी का स्क्वायर करना, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिला था तुम्हें, यहाँ पे 3 मिला था ना, 15 में से 18 माइनस करोगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने का मतलब क्या, दो बार लिख के मल्टीप्लाई करना, 17 की बेटा स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 289 मिलेगा। अब फाइनल तुमको क्या करना है, आपने इसी एक्स आई माइनस एक्स डैश के स्क्वायर को बेटा किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से। लास्ट स्टेप बेटा क्या रहेगा, आपको क्या करना है, अपने अपने एक्स आई माइनस एक्स डैश के स्क्वायर को बेटा किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी को पहले एक्स आई माइनस एक्स डैश से, 169 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 338, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 49 को 3 से करोगे 147, और 289 को 1 से करोगे तो 289। अब जो आपके वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, समेशन ऑफ एफ आई बेटा फ्रीक्वेंसी को आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेटा 0 से लेकर 10 के बीच में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी बार दी है, 2 बार दी है ना, तो यानी कि बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको अपने वेरिएंस को। यहाँ पे 4 बार आई तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए बेटा क्या है, अब हम वेरिएंस निकालते समय क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, यानी कि एफ आई एक्स आई माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, जितनी आपको वैल्यू मिले सबका क्या कर दोगे, सम कर दोगे, और उसको डिवाइड कर दोगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से। तो इस पूरे का सम जो बेटा कितना आएगा आपका 810 आएगा, और आप क्या करोगे, इसको फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। ओके, उसके बाद बेटा जब आप डिवाइड करोगे तो बेटा आपके वेरिएंस को बेटा दिखाया जाता है सिग्मा के स्क्वायर से। किससे दिखाया जाता है बेटा, सिग्मा के स्क्वायर से दिखाया जाता है आपके वेरिएंस को, जो कि कितना आ गया आपका 81 आ गया। अगर मैं बात करूं आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको कुछ नहीं करना, अपने वेरिएंस का अंडर रूट कर दो। वेरिएंस की वैल्यू का अंडर रूट कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। और तो देखो आपका वेरिएंस कितना आया, वेरिएंस कितना है आपका, वेरिएंस आया आपका 81। इसी वेरिएंस का अगर आप अंडर रूट कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाई 9, यानी कि 9 9 81, दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर, तो आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। यानी कि अगर आपके सामने से कंटिन्यूअस डेटा आए तो आपको कुछ इस प्रकार से बेटा क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोलता है, कैलकुलेट एन एस्टीमेट ऑफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यानी कि आपको क्या करना है, इस डेटा का मीडियन कैलकुलेट करना है। क्या करना है मेरी जान, तुम्हें इस डेटा का मीडियन कैलकुलेट करना है। लेकिन एक सेकेंड, ये डेटा तो आपका कंटिन्यूअस है ही नहीं। आप जो है मीडियन तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपका डेटा कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का सिंपल सा मतलब है जिस वैल्यू पे खत्म हो अगली लाइन में वहीं से शुरू हो। फिर से सुनो, कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है, कंटिन्यूअस होने का मतलब है जिस वैल्यू पर खत्म हो वहीं से शुरू हो।
जिस वैल्यू पे बेटा क्या हो, अगली लाइन पे बेटा क्या है, वहीं से शुरू हो। यानी कि बेटा एंडिंग वाली और स्टार्टिंग वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंडिंग वाली और स्टार्टिंग वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर बेटा क्या है, आपकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। जिस वैल्यू पर खत्म हो रही है अगली लाइन में, वहां से शुरू नहीं हो रही। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये कहलाता है तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस डेटा। कौन सा डाटा कहलाता है बेटा, ये डिसकंटिन्यूअस डेटा। और डिसकंटिन्यूअस डेटा, आपका जो डिसकंटिन्यूअस डेटा है उसका जो मीडियन है वो कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बेटा क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने डेटा को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अपने डेटा को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है तुम क्या कर सकते हो, आगे अपने प्रोसीडर, अपने काम को प्रोसीडर कर सकते हो, जो भी तुमको करना है। तो देखो कंटिन्यूअस बनाएंगे कैसे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सुनो, छोटी वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग बेटा लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, छोटी वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, और बड़ी वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। छोटी वाली वैल्यू को बोलते हैं बेटा हम लोग लोअर लिमिट, और बड़ी वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना तुम्हें, कुछ नहीं करना तुम्हें। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, आपको कुछ नहीं करना। लोअर लिमिट में से आपकी जो भी लोअर लिमिट दी है, लोअर लिमिट में से 0.05 माइनस करना है। ठीक है, गैप क्योंकि बहुत ज्यादा ही छोटा है ना, देखो 24.9, और बेटा जिस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता बेटा, लास्ट में क्या होता है, 0 होता है। यानी कि 90 के बाद सीधा 25, यानी कि 10 का अंतर है। कितने का अंतर है, 0.10 का अंतर है। तो इसलिए बेटा क्या करना पड़ेगा, मुझे 0.05 से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। अब इधर देखो, लोअर लिमिट को 0.5 से माइनस करोगे, और जो भी आपकी अपर लिमिट दी है ना, जो भी आपकी अपर लिमिट दी है उसमें 0.05 प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे, 0.05 प्लस कर दोगे। बड़ी वाली वैल्यू जितनी भी बेटा, ये बड़ी वाली वैल्यू देख रहे हो, सब में बेटा 0.05 प्लस करना है, और छोटी वाली वैल्यू में 0.05 माइनस करना है। ओके, तो चलो करते करते इधर देखो, इसमें से बेटा 0.5 माइनस करोगे, जीरो में से 0.5 माइनस करोगे तो मिलेगा बेटा जीरो माइनस 0.5। अरे जीरो में से कोई भी नंबर घटाओ बढ़ाओ बेटा वही नंबर आ जाएगा। अरे तुम माइनस करोगे 0.5 तो बेटा 0.5 ही आ जाएगा। अब इधर देखो, अपर लिमिट में क्या करोगे, 0.05 प्लस करोगे। भाई 0.05 होगा गाड़े, अपने आप को बोल दिया। ओके, 0.05। ओके, अब बेटा 24.9 में बेटा कितना प्लस करोगे, 0.05 प्लस करोगे। जरा करके देखो, 24.9 में, यहां देखो, यहां करके, जब तुम 24.9 में, 24.9, ये जीरो लगा लो यहाँ पे, हाँ 0.05 प्लस करेंगे, 0.5 से 0.05 भी प्लस करेंगे, देखते हैं। 0.05, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता बेटा, जिस नंबर के लास्ट में कुछ नहीं होता बेटा, उसके नीचे, उसके आगे क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। पॉइंट के आगे तुम कितने भी जीरो लगा सकते हो, ये कैलकुलेशन याद रखना। पॉइंट के बाद जिस नंबर के पीछे बेटा कुछ नहीं है तो मतलब क्या रहता है बेटा, जीरो रहता है। अब तू माइनस करके देख, जरा माइनस करके देख, 24.90 को देख, नहीं जाएगा तो क्या बचेगा, 8, 10 में से 5 गया। हाँ प्लस करना है, प्लस करना है गधे, प्लस करना है, हाँ 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 95, तो 24.95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 24.95 आ जाएगा, अगर तू 0.05 प्लस करेगा। अब इसमें से प्लस किया, अब इसमें से 0.05 माइनस करेगा। 25 में से बेटा क्या माइनस करेगा, 0.05 माइनस करेगा, तो देख तुझे यही वैल्यू मिलेगी। चल तू करके देख ले, देख 25 में से कितना माइनस करना है, जिस नंबर क्या, देख बेटा इसके पास पॉइंट के, इसके पास देख 25 के पास देख, पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो मैं क्या मान लूंगा, जीरो मान लूंगा 2 डिजिट पे। अब कितना माइनस करूंगा, 0.05, तो 0.05 माइनस करूंगा। जीरो में से 5 नहीं जा सकता तो क्या ये हासिल देगा, ये 10 बनेगा। फिर ये इसको हासिल देगा तो ये 9 बन जाएगा, ये 10, 10 में से 5 गया, 5, 9, 4 और 2 आया, नहीं आया, वाह। 0.05 माइनस करते ही देख, तेरा तेरा देख, जिस वैल्यू पे खत्म हुआ उसी वैल्यू से शुरू होना स्टार्ट हो गया। यानी कि तेरा 25 जो है क्या बन जाएगा, तेरा 25 जो है क्या बन जाएगा, 24.95 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 24.95। जैसे तो इसमें से 0.05 माइनस करेगा, तो जैसे इसमें से 0.05 माइनस करेगा तो ये क्या बन जाएगा, तेरा 24.95 बन जाएगा। इसमें क्या करेगा, प्लस करेगा, इसमें प्लस करेगा तो ये कितना बन जाएगा, 49.95, है ना बेटा। लास्ट में 5 और ऐड हो जाएगा, जीरो है ना, लास्ट में बेटा क्या रहता है, जीरो रहता है। अब जीरो में कितना 5 और ऐड हो जाएगा, तो 0 + 5 5 हो जाएगा, तो यानी कि 9,5 हो जाएगा। फिर इसमें से क्या करेगा, फिर बेटा लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेगा तो ये क्या बन जाएगा, तेरा 49.95। अब बेटा इसी को रिपीट करता जा,
इसमें प्लस करेगा तो कितना बन जाएगा 74.95। फिर इसमें से माइनस करेगा, लोअर लिमिट में से माइनस करेगा 75 में से बेटा क्या करेगा 0.05 माइनस करेगा तो कितना मिलेगा 74.95, 95 95 यानी कि 95 बचेगा। फिर इसमें प्लस करेगा तो 99.95, इसमें प्लस होगा ना, इसमें 0 पॉइंट अपर लिमिट में 0.5 प्लस 0.05 प्लस करना है और लोअर लिमिट में से 0.05 माइनस करना है। कैलकुलेटर में कर लियो अगर ना हो तो। 100 में से, अब तू 100 में से क्या करेगा 100 में से 0.05 माइनस करेगा, कितना मिलेगा 99.95। ठीक, इसमें प्लस करेगा तो 124.95, 0.5 प्लस हो जाएगा ना, इसमें से माइनस करेगा, लोअर लिमिट है 124.95 और ये हो जाएगा 149.95। क्लियर है? यानी कि अगर मैं तेरी दोबारा से टेबल बनाऊं ना मेरी जान, अगर तेरी मैं टेबल दोबारा से बनाऊं ना तो तुझे जो टेबल है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी। -0.5 क्लास जो है मेरी, क्लास -0.5 से लेके 24.95, बेटा उसके बाद वाली वैल्यू क्या आई 24.95। यही तो मैं करना चाहता था, जिस वैल्यू पे खत्म हो वहीं पे शुरू हो, जिस वैल्यू पे खत्म हो वहीं से शुरू हो, इसलिए तो मैंने लोअर लिमिट में से 0.05 माइनस किया और अपर लिमिट में 0.05 प्लस किया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा 49.95। ठीक है, उसके बाद ये क्या बन गया तुम्हारा 49.95, क्योंकि माइनस किया ना लोअर लिमिट में से 50 में से बेटा 0.05 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 49.95 मिलेगा। उसके बाद ये रहा ना, है ना बेटा, तो कैलकुलेटर से माइनस कर लियो, 0.05 माइनस करना है, इसमें प्लस करना है। ओके, कैलकुलेटर तुम्हारे एग्जाम में अलाउ रहेगा, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी बोल रहा हूँ मैं। 74.5, हाँ 74.55। उसके बाद यहाँ जाओ, ये माइनस करके कितना है 74.95 और ये 99.95। 100 में से माइनस किया तो 99.95 से लेके 124.95, फिर 124.95 से 149.95। ठीक है, अब बेटा लिखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से दिखा रहा हूँ, 6 11 14, 6 11 14 16 13 10, 16 13 10। अब मेरी जान मेरी बात को ध्यान से सुन, तू जब भी, पता है क्या है, तुझे जब भी मीडियन निकालने को बोला जाए ना कंटिन्यूअस डेटा का, जब भी तुझे मीडियन निकालने को बोला जाए कंटिन्यूअस डेटा का, तो सबसे पहले बेटा तू क्या निकालेगा सीएफ, और सीएफ को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है तो जरा ध्यान से यहाँ देख, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, ये 6 है, इस 6 को एज इट इज लिख दे। तूने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी ये चीज, यहाँ पर ये 6 लिखा है ना, तो एज इट इज बेटा इस 6 को यहाँ पर लिख दे। लिख दिया, लिखने के बाद तुझे करना है जिगजैग एडिशन। कैसा एडिशन करना है, तुझे करना है जिगजैग एडिशन। अब जिगजैग एडिशन कैसे करेगा, 6 + 11, 6 में 11 जोड़ेगा कितना मिलेगा 17, अब 17 में 14 जोड़, अब 17 मिल गया, अब इस 17 में ऐसे करके जिगजैग 14 जोड़ेगा, 14 जोड़, 7 4 11, 11 का 1 हासिल जाएगा 1, 31। चेक करके देख ले, 17 + 14, 7 4 11 का 1 हासिल गया 1, 31, 31 में 16 जोड़, 6 1 7 47, 47 में 13 जोड़, 47 में 13 जोड़, 13 जोड़, 13 कितना, ये कितना हो जाएगा 50 1 60, 60 + 10 70। ठीक है, 60 + 10 70। एक चीज हमेशा याद रखियो, तेरा ये जो लास्ट वाला सीएफ है ना मेरी जान, ये जो तेरा लास्ट वाला सीएफ है, जो तेरा लास्ट वाला सीएफ है ना, ये और कुछ नहीं है, ये होता है तेरी ऑल फ्रीक्वेंसी का टोटल। तेरी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है ना मेरी जान, तेरी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है और कुछ नहीं होगा, तेरा लास्ट वाला सीएफ ही होगा। ओके, अब देख, अब मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इधर देख, तेरा जो मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो क्या है, L + n/2 - CF अपॉन में F × H। ओके, ये तेरा फॉर्मूला है। ये L तेरा बेटा अलग रहेगा, इसके साथ नहीं है, ये इस पूरे के साथ, पूरे से अलग है ये L। इनकी कहानी अलग है, इस L की कहानी अलग है, ये L एकदम कोपचे में अलग से रहेगा, बाकी सब बेटा ऐसे एक साथ रहेंगे। क्लियर? अब समझ ले बेटा ये N क्या होता है। तेरा N का मतलब कुछ नहीं, तेरा N और कुछ नहीं है, तेरा N है बेटा फ्रीक्वेंसी का टोटल, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तेरी फ्रीक्वेंसी का टोटल और कुछ नहीं है बेटा, तेरा N है।
ओके, अब यहाँ बेटा तू एक एल वर्ड देख रहा होगा। अब देखिए एल क्या होता है, जरा यहाँ देखो। एल का मतलब होता है बेटा लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट? जिस रेंज को तुम सिलेक्ट करोगे, जिस भी डेटा को तुम सिलेक्ट करोगे, जिसको भी तुम सिलेक्ट करोगे उसकी लोअर लिमिट, यानी कि छोटी वाली वैल्यू। इधर वाली देखो, ये लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू आप देख रहे हो बेटा सबकी सब छोटी है, तो लोअर लिमिट कहलाएंगी। राइट हैंड साइड पे तुम देखोगे तो सारी वैल्यू बेटा बड़ी है, तो क्या कहलाएंगी? अपर लिमिट कहलाएंगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो बेटा लोअर लिमिट किसकी? जिसको तुम सिलेक्ट करोगे। अरे भैया किसको सिलेक्ट करेंगे? अबे रुक जा, पहले ये चीज समझ ले, उसके बाद बता रहा हूं। अबे एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट काम भूल गया। हाँ मुझे पता था ये होगा, ये ऑटो मैनुअल करना पड़ता है ना। हाँ ठीक है, अब ये फोकस नहीं खोएगा कैमरा। अब फोकस तो नहीं खोएगा ना? हाँ ठीक है। अब इधर देखो, लोअर लिमिट किसका? जिसको तू सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट किसको करेगा अभी बताऊंगा आगे, कैसे सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट करना है, क्यों करना है। ओके, उसके बाद तूने एक वर्ड देखा होगा एफ। एफ क्या? तेरा सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जिस भी फ्रीक्वेंसी को तू सिलेक्ट करेगा, जिस भी फ्रीक्वेंसी को तू सिलेक्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एफ। एच तेरा क्या है? तेरी रेंज के बीच में जो तुझे रेंज दिया ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, जो रेंज तुझे दी है अपर लिमिट लोअर लिमिट, उनके बीच में कितना गैप है वो बेटा क्या कहलाएगा? तेरा एच। एच के बाद तू देखेगा सी एफ। सी एफ लेगा सिलेक्टेड से एक कदम ऊपर, सिलेक्टेड से एक कदम ऊपर, सिलेक्टेड वाली से एक कदम ऊपर जो तू लेगा बेटा वो क्या लेगा? तू लेगा सीएफ लेगा। यानी कि जिस भी रेंज को तू सिलेक्ट करेगा ना मेरी जान, जिस भी रेंज को तू सिलेक्ट करेगा ना, जिस भी रेंज को तू सिलेक्ट करेगा उससे एक कदम ऊपर तुझे क्या लेना है? सीएफ लेना है। एक कदम ऊपर वाली वैल्यू क्या लेनी है तुझे? सीएफ लेनी है इस सीएफ में से। क्लियर है? कैसे लेना है चल अब मैं वो तुझे सिखाता हूं। सारी नोटेशन तूने पढ़ ली, अब चल यहां पर जरा सीख ले। सबसे पहले बेटा सुन, मीडियन में तू सिलेक्शन कैसे करेगा? मीडियन में तू सिलेक्शन करेगा एन बटे दो के बल पे। एन बटे दो के बल पे करेगा। किसके बल पे करेगा? एन बटे दो के बल पे करेगा। तो तेरा एन बटे दो कितना होगा? एन बटे दो कितना होगा? एन कितना है तेरा? 70। या 70 को 2 से डिवाइड कर, कितना आएगा? 35। 70 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा? 35। ठीक है, 70 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा? 35। अब तूने n बटे 2 निकाल लिया। अब n बटे 2 आने के बाद तुझे कहां पे जाना है? अपने CF के पास जाना है। n बटे 2 निकालने के बाद तू कहां जाएगा? अपने CF के पास जाएगा। फिर से सुन, n बटे 2 निकालने के बाद तू कहां जाएगा? अपने CF के पास जाएगा। और तू देखेगा CF में कि तेरा जो 35 है, तू जाके CF में देखेगा कि तेरा जो 35 है वो किसके किसके बीच में आता है। एन बटे दो निकाला, एन बटे दो तेरा कितना निकला? 35 निकला। 35 निकलने के बाद बेटा तू जाएगा सीएफ में। सीएफ में जाने के बाद तू चेक करेगा, तू क्या चेक करेगा कि तेरा जो 35 है वो किस किस वैल्यू के बीच में आता है। किस किस वैल्यू के बीच में आता है? बर्गर की टिक्की, बर्गर की टिक्की की तरह देखेगा, है ना बेटा? ये ऊपर बंद नीचे बंद, यहाँ पर टिक्की बर्गर। इसी प्रकार से तुझे यहाँ पर भी देखना है कि 35 कहाँ पर बर्गर बन रहा है। तेरा जो 35 है बेटा वो किसके किसके बीच में आएगा? 31 और 47 के बीच में। तेरा जो 35 है बेटा वो किसके किसके बीच में आएगा? 31 और 47 के बीच में आएगा। ठीक है, अब 31 और 47 में बड़ा कौन है? 31 और 47 में बड़ा बेटा आपका 47। तो ये 47 वाली रेंज क्या करोगे तुम? सिलेक्ट कर लोगे। ये 47 वाली रेंज क्या करोगे तुम? सिलेक्ट कर लोगे। तो हो गई सिलेक्ट। अब तेरी एल क्या होती है? एल मैंने बताया था क्या होती है। एल, एल तुम्हारा कुछ नहीं है, लोअर लिमिट है जिसको तुम क्या कर रहे हो? सिलेक्ट कर रहे हो। तो यहां से जो तुम्हारी एल की वैल्यू है बेटा वो क्या आ जाएगी? यहां से तुम्हारी जो एल की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 74.95। क्लियर? एन बटे दो तो तुझे मिल चुका है 35। सीएफ, सीएफ जिस रेंज को तू सिलेक्ट करेगा उससे एक कदम ऊपर तुझे क्या लेना है? सीएफ लेना है। वो वैल्यू मत लियो, ये मत लियो, 47 को सीएफ मत लियो, उससे एक कदम ऊपर वाला लेना है। कौन सा लेना है? एक कदम ऊपर वाला लेना है। तो यहां से देख, तूने सिलेक्ट किसको किया? 47 को, तो 47 से एक ऊपर वाला तू सीएफ लेगा। एक कदम ऊपर कौन आ रहा है? 31। तो बेटा सीएफ किसको लेगा? 31 को। अब आजा बेटा एफ। एफ बोले तो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी। भाई तूने कौन सी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया? 16। ठीक है, एच, एच मतलब गैप। इनके बीच में कितना गैप है? अरे किसी भी चीज के बीच का गैप कैसे निकलता है बेटा? माइनस करके। किसी भी चीज के बीच का गैप यानी कि डिफरेंस बेटा कैसे निकलता है? माइनस करके। तो तू कुछ नहीं करेगा, 99.95 को बेटा 74.95 से माइनस कर देगा।
तो 99.95 को माइनस कर दे 74.95 से। 5 से 5 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यानी कि 25 का गैप है। कितने का गैप है इनके बीच में? 25 का गैप है। तो यानी कि h की वैल्यू आ जाएगी तेरी 25। अब जरा इसको पुट कर दे फॉर्मूले में, l की जगह पे कौन आएगा? 74.95 प्लस 74.95 प्लस n/2 कितना आया? 35 माइनस CF कितना है? CF कितना है? 31। F कितना है? F 16। गैप कितना है? 25। चलो सॉल्व कर दे भाई से, सॉल्व कर दे फटाफट, फटाफट सॉल्व कर। 74.95 प्लस 35 में से 31 जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 4/16 गुणे 25, 4 कम 4, 4 चौक 16, यानी कि 25/4। 25/4, 25/4 कर, 25/4 कर कितना मिलेगा? यहाँ तुझे मिल गया 74.95। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके अब ये मिलेगा तुझे 25/4। 25 को जरा 4 से डिवाइड कर, 4 6 24, 6 पॉइंट, 4 6 24, 6 पॉइंट, अब कितना बचा? 1, यानी कि 1 पॉइंट लगाएगा 10 बनेगा, यानी कि 25, 6.25 मिलेगा। अरे अच्छा डिवाइड करके देख ले 25 को 4 से, कैलकुलेटर में कर लियो यार, तू तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकता है। ले मैं तुझे ऐसे ही करके दिखा दे रहा हूँ। 4 6 24, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएगा 0 लेगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0 लेगा, 4 पंजे 20, यानी कि 6.25। अब इनको जोड़ ले, इनको जोड़ ले, 74.95 को 6.25 से जोड़ ले। 74.95 को फटाफट फटाफट जोड़। 74.95 को जब तू 6.25 से जोड़ेगा, 5 5 10, 10 का 0 हासिल किया, 9 10 11 12 का 2 हासिल किया, 1 6 4 10, 6 4 10 10, 6 4 10 11 का 1 हासिल किया, 1 81.2। कितना आएगा बेटा? 81.2। लगभग इतना आएगा तेरा, तेरा जो मीडियन है वो लगभग कितना आएगा? 81.20। तो इस प्रकार से जो तुम्हारा मीडियन है वो कैलकुलेट हो जाता है। मैंने बहुत ज्यादा डीप में बेटा एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।